यहाँ सिर्फ एसटी। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, जो कि जुलाई 2018 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स पाटिल एंड देसाई you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date। ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे हमें 5 एडजस्टमेंट्स दी है, तो एडजस्टमेंट का मार्किंग हम लगा लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, उसका मार्किंग कहीं नहीं आएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, डेबिट साइड में कहीं एडवर्टीजमेंट है क्या? देखो नहीं है, तो इसका भी मार्किंग कहीं नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेबिट साइड में सैलरी है, नीचे से 3rd नंबर पर उसको मार्क लगा दीजिए। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सेंड्री डेटर्स, डेटर्स को मार्क लगा दीजिए, सैलरी के ऊपर ही है। उसके बाद डेप्रिशिएट मशीनरी एट 5%, डेबिट साइड में मशीनरी सबसे ऊपर दिया है, उसको भी मार्क लगा लीजिए। ठीक, तो लिखे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पाटिल एंड देसाई इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पाटिल एंड देसाई trading account for the 31st March 2016 कीजिए सब लोग रूलिंग। देखिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का, एडजस्टमेंट का मार्किंग हमने कर लिया है। ठीक, देखिए सबसे पहले डेबिट बैलेंसेस को पोस्ट करेंगे। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, जो डेबिट बैलेंसेस है वो या तो एक्सपेंस रहेगा या फिर असेट रहेगी। यदि एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, P&L के डेबिट में, और यदि असेट है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। यदि क्रेडिट बैलेंस है वो या तो लाइबिलिटी रहेगा या फिर इनकम रहेगा। यदि इनकम है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, P&L के क्रेडिट में, और यदि लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले दिया है मशीनरी। मशीनरी ये असेट है और मशीनरी ये बिजनेस की परमानेंट असेट कहलाई जाती है, मतलब फिक्स्ड असेट कहलाई जाती है। तो मशीनरी ये बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे, उसको मार्क लगाया है इसीलिए इनर में लिखिए। मशीनरी कितना है? 1,40,000। मशीनरी 1,40,000। ठीक, उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर ये भी बिजनेस की असेट है, फर्नीचर ये भी बिजनेस में परमानेंट होता है, बराबर। तो ये भी परमानेंट असेट मतलब फिक्स्ड असेट कहा जाता है, तो ये भी बैलेंस शीट के असेट में आएगा। फर्नीचर के बाद मशीनरी के बाद 2 लाइन छोड़कर फर्नीचर, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आउटर में जाने दीजिए 80,000। उसके बाद कोल गैस एंड वाटर। कोल गैस एंड वाटर यह एक्सपेंस है, और कोल गैस एंड वाटर ये प्रोडक्शन के समय किया गया हुआ एक्सपेंस है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, बराबर। ये प्रोडक्शन के समय का एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग के समय का एक्सपेंस है, इसीलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर 4,300, 4,300। ठीक, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी असेट है। लैंड एंड बिल्डिंग ये क्या है? ये भी असेट है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग भी बिजनेस में परमानेंट रहेगी, मतलब ये भी परमानेंट असेट है, मतलब ये भी फिक्स्ड असेट है। तो बैलेंस शीट के असेट में फर्नीचर के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर में जाने दीजिए
1,20,000, 1,20,000। ठीक, उसके बाद लैंड बिल्डिंग के बाद दिया है परचेसेस। हमने बिजनेस के लिए गुड्स परचेस किए, तो परचेसेस ये हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2,32,000। क्रेडिट साइड में देखो तो रिटर्न है क्या? नहीं है, तो आउटर में जाने दो। 2,32,000, 2,32,000। ठीक, उसके बाद परचेसेस के बाद नेक्स्ट दिया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। हमने कुछ लेटर पोस्ट किए, उसका खर्चा हुआ, उसे हमने कहा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये कहा जाएगा, ये जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। तो पी एंड एल के डेबिट में टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,200, 2,200, 2,200। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैंने पहले क्वेश्चन के समय भी बताया था, वहां इंपोर्ट ड्यूटी दिया था। इंपोर्ट मतलब गुड्स खरीदते समय आपने जो ड्यूटी पे किया उसे इंपोर्ट ड्यूटी कहा। मतलब आपने दूसरे कंट्री से गुड्स इंडिया में लाया, इंपोर्ट किया, उसे हम उस समय हम पे करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। और जब हम इंडिया में बनाया हुआ प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में भेजेंगे, मतलब हम हमारे गुड्स क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, उस समय हम एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे। तो यहां एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है, तो इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में और एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगी पी एंड एल के डेबिट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगी पी एंड एल के डेबिट में, तो पी एंड एल के डेबिट में लिखो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना? 15,500, 15,500। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी पहले क्या दिया है? सर पहले वेजेस दिया है, तो प्रेफरेंस किसे देंगे? वेजेस को देंगे। वेजेस कहाँ लिखते हैं? वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, इसीलिए वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग के डेबिट में, टू वेजेस एंड सैलरी। कितना है वेजेस एंड सैलरी? 31,000, 31,000। ठीक, उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस ये भी एक्सपेंस है बराबर, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस कितना है? रेंट एंड टैक्सेस 7,200, 7,200। उसके बाद कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास असेट है, हमारे पास असेट है मतलब हमारी वो प्रॉपर्टी है, हमारी वो क्या है? प्रॉपर्टी है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 58,000, 58,000। देन फ्रेट, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो फ्रेट नाम का एक्सपेंस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ये फ्रेट ऑन परचेस मानेंगे, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में टू फ्रेट ऑन परचेस, या फ्रेट लिखिए सिर्फ, वहां फ्रेट दिया है तो 6,200, 6,200। उसके बाद प्रीपेड रेंट, ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, इस वजह से उसका एक ही इफेक्ट आएगा। प्रीपेड रेंट मतलब ही रेंट पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट पे किया, मतलब अगले साल का रेंट मैंने अभी पे कर दिया, तो मुझे अगले साल क्या करना है? सर्विसेज लेना है, मतलब सर्विसेज रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखता हूं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट 3,600, 3,600। देन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है,
कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है, मतलब हमें उनसे पैसा लेना है, मतलब रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखता हूं, उस पर एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर में लिखता हूं। सैंड्री डेटर्स 76,000, ठीक। उसके बाद सैलरी, सिर्फ सैलरी दिया है, मतलब ऑफिस में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको सैलरी दिया, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। उसको मार्क लगा के रखा है क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर में लिखिए 2 सैलरीज 4,200 4,200। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, मतलब साल के शुरुआत का स्टॉक। इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा, मतलब पिछले साल जो गुड्स हमने खरीदे थे उसमें से कुछ गुड्स बच गए जो इस साल बेचे जाएंगे, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 39,000। ओपनिंग स्टॉक 39,000, ठीक। उसके बाद डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया है, मतलब यह डिस्काउंट अलाउड है। क्या है? डिस्काउंट अलाउड है, मतलब हमने डिस्काउंट दिया है। हमने डिस्काउंट दिया तो वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो पी एंड एल के डेबिट में टू डिस्काउंट अलाउड। $5,800 5,800 5,800, ठीक। उसके बाद ये डेबिट बैलेंसेस हो गए। अब क्रेडिट बैलेंसेस देखिए। कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। आज ओनर का पैसा बिजनेस में लगा है, जब ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तो ओनर का पैसा ओनर को वापस करना पड़ेगा। ओनर का पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस के लिए वह लाइबिलिटी है, इसीलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे पाटिल। पाटिल का कैपिटल कितना है? 2 लाख। उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद देसाई, देसाई का कैपिटल कितना है? 1,50,000 1,50,000, ठीक। उसके बाद सेल्स, सेल्स ये इनकम है और सेल्स ये बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है। सेल्स ये बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, इसलिए सेल्स ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कुछ रिटर्न नहीं है इसीलिए आउटर में जाने दीजिए। 3,30,000 3,30,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर। सप्लायर मतलब वो लोग जिनसे हमने गुड्स क्या किया? क्रेडिट पर परचेस किया। जिनसे हमने गुड्स क्या किया? क्रेडिट पर परचेस किया, तो हमें उनका पैसा जो उनसे गुड्स खरीदे हैं उसके बदले में उन्हें पैसा देना बाकी है। पैसा देना है मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में कैपिटल के बाद 2-3 लाइन छोड़कर सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 1,05,000 1,05,000, ठीक। उसके बाद बैंक लोन 40,000। बैंक से हमने लोन लिया, लिया हुआ लोन हमें कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। लोन मतलब कर्जा होता है। हमने बैंक से कर्जा लिया, लोन लिया, लिया हुआ लोन कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, मतलब वो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। अब वहाँ कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी दिया हुआ नहीं है, नीचे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए उसको डायरेक्टली आउटर में जाने दीजिए। बैंक लोन 40,000 40,000, ठीक। ये आपके ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया, ठीक। अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट देखिए। एडजस्टमेंट देखिए, पहला क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड
वॉज वैल्यूड एट 61,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 61,000। ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल के आखिरी का स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक 61,000। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि साल के आखिरी के दिन का स्टॉक है, मतलब मेरे साल के आखिरी के दिन की वो क्या है, असेट है, इसीलिए बैलेंस शीट के असेट में। डेटर्स के बाद 2-3 लाइन छोड़कर क्लोजिंग स्टॉक 61,000, क्लोजिंग स्टॉक 61,000। ठीक, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल वेयर 3,000, मतलब 3,000 रुपए के गुड्स मैंने क्या किया, फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब लोगों में 3,000 कॉस्ट के गुड्स क्या किया, फ्री में बांट दिया। तो बिजनेस में गुड्स आए कि बिजनेस से गुड्स गए? अब हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब हमारे बिजनेस से गुड्स गए हैं। तो जब गुड्स जाएंगे तब वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, या फिर आप उसको परचेस में से भी क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। परचेस में से भी माइनस कर सकते हो, या आप उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख सकते हो। तो मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखता हूं, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। कितने के गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए, 3,000 के, मतलब मेरे बिजनेस से 3,000 रुपए के गुड्स गए, इसलिए पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब 3,000 रुपए के गुड्स फ्री में कस्टमर को दे दिए। अब उसके अगेंस्ट तो पैसा तो मिलने वाला है नहीं, बराबर, मतलब इतने का मेरा नुकसान हुआ। अब इसको क्या नाम देंगे? मैं मेरे गुड्स फ्री में कब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? जब मैं मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करूंगा। जब मैं मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करूंगा, उस समय वो गुड्स क्या किए जाएंगे, फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बराबर। तो इसको हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का नाम देंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इसीलिए दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में आएगा। दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, पी एंड एल के डेबिट में आएगा। टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ब्रैकेट में लिखता हूं एडवर्टीजमेंट, कितना, 3,000, 3,000 रुपए के गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹900। 900 ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब इस साल का वो सैलरी का एक्सपेंस है, हमने पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। दैट मीन्स एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, दैट मीन्स सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ये जो हम ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये ड्यू बेसिस पर बना रहे हैं। तो जितना भी खर्चा साल भर का ड्यू है, वेदर इट इज पेड और नॉट, साल भर का खर्चा है तो आपको यहां खर्चे के लिस्ट में लिखना ही है। पे किया होगा तभी भी और पे नहीं किया होगा तभी भी। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग यहां कौन से बेसिस पर कर रहे हैं, ड्यू बेसिस पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए इस साल के एक्सपेंस में उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सैलरी में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 900 रुपया है, तो 4,200 प्लस 900, 5,100 आएगा, 5,100। यहां क्यों ऐड किया? यहां इसीलिए ऐड किया क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है। अब क्या ये पेड है कि अनपेड है? अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने पे नहीं किया। अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए लायबिलिटी है।
तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना? 900 रुपया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मतलब डेटर्स पर 5% की आरडीडी क्रिएट करने के लिए कहा गया है। डेटर्स पर 5% की आरडीडी क्रिएट करने के लिए कहा गया है। मतलब मेरे ये जो डेटर्स है 76,000 के, इसमें से ऐसा लग रहा है कि 5% अमाउंट मिलने वाली नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड लॉस होगा। एक्सपेक्टेड लॉस होगा तो अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉस यदि होने वाला है, लॉस होने वाला है, इसका अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है, तो पहले ही क्या करो, उसकी प्रोविजन करके रखो। इसीलिए हम आरडीडी क्रिएट करते हैं। कितना परसेंट? 5%। किसका 5%? डेटर्स का, कस्टमर, मतलब जिन लोगों से हमें पैसा लेना है। तो 76,000 का 5%, ये इस साल की आरडीडी है, मतलब ये न्यू आरडीडी है, लेस न्यू आरडीडी 5%। तो 76,000 का 5% 3,800 आएगा क्या? 3,800 ये माइनस करना है। तो 72,200। अब ये न्यू आरडीडी मतलब ये एक्सपेक्टेड लॉस है, तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा। आपको याद होगा पी एंड एल के डेबिट में हम चार्ट बनाते हैं, 2 बैड डेट्स यहाँ नहीं है, इसमें हम ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स। अब इस क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स भी नहीं है। फिर इसमें हम यहाँ ऐड करते हैं न्यू आरडीडी। तो ये न्यू आरडीडी हमको मिला 3,800। फिर ये तीनों की टोटल लेते हैं, तो यहाँ 3,800 ही आएगा। फिर इसमें से लेस करते हैं पुरानी कुछ यदि आरडीडी होगी तो, मतलब पिछले साल की आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दिखती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हुआ वहाँ कहीं आरडीडी नहीं था, तो यहाँ 3,800 ही आउटर में आएगा, 3,800 ही आउटर में आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मशीनरी एट 5% पर एनम। मतलब मशीनरी पर 5% का क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो असेट में से माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। कितना परसेंट? 5%। तो 1,40,000 का 10% आएगा 14,000, उसका आधा मतलब 5%, तो 7,000। तो 7,000 माइनस करेंगे तो 1,33,000 आएगा, 1,33,000 आएगा। ये डिप्रिशिएशन हो गया। असेट की वैल्यू कम की, डिप्रिशिएशन करते हैं मतलब वो असेट को उसके एस्टिमेटेड लाइफ तक अपॉर्शन करते हैं, एमोर्टाइज करते हैं। तो उसका दूसरा इफेक्ट, असेट की वैल्यू कम हो गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, मतलब उतने का नुकसान है, तो दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में आएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना? 7,000, 7,000। अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक, एडजस्टमेंट भी हो गई। इस क्वेश्चन में कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। अब इसको क्लोज करेंगे। क्रेडिट की टोटल, डेबिट की टोटल, रफ वर्क मैं यहाँ कर रहा हूँ 394, सॉरी 394। डेबिट की टोटल है 3,94,000, सॉरी क्रेडिट की टोटल 3,94,000, डेबिट की टोटल लेते हैं 500,
9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, कैरी 2, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3, 8 + 3 11, 1, 3,12,500, 3,12,500। अब यहाँ क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, वो दोनों जगह लिखेंगे। 3,94,000 डेबिट में भी लिखेंगे, क्रेडिट में भी लिखेंगे। डिफरेंस जो आएगा, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। 0 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 3 किया, 3 में से 2 गए 1, 9 में से 1 गया 8, 81,500। डिफरेंस वहाँ लिखा जाएगा जहाँ की टोटल कम है, डेबिट साइड की टोटल कम है, तो 81,500, 81,500। क्रेडिट ज़्यादा है मतलब इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। इनकम ज़्यादा है मतलब इनकम कितने से ज़्यादा है? 81,500 से ज़्यादा है, मतलब 81,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में। यहाँ डेबिट में है तो P&L के क्रेडिट में आएगा। P&L के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना? 81,500, 81,500, 81,500। अब P&L को क्लोज करेंगे क्रेडिट में। ठीक है, अब क्रेडिट साइड की टोटल है P&L के 81,500, डेबिट साइड की टोटल लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 10 प्लेस पर भी 0, 1 2 3, 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 8, 18 + 8 26, कैरी 2, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21, 21 + 5 26, 26 + 3 29, 29 + 10 39, 39 3 1 4। अब क्रेडिट साइड की टोटल यहां पर भी ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखेंगे 81,500, 81,500। अब डिफरेंस निकालेंगे। 0 0, 5 में से 6 नहीं जाएंगे, यहाँ 15 करना पड़ेगा। यहाँ 0 हुआ, 15 में से 6 गए 9, 0 में से 9 नहीं जाएंगे, यहाँ 1 लाना पड़ेगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 7, 7 में से 4 गया 3, 31,900, 31,900। फिर से यहाँ क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, मतलब इनकम की टोटल ज़्यादा है, मतलब ये 31,900 का यहाँ पर भी प्रॉफिट आया है। ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी P&L अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कल के क्वेश्चन में करंट अकाउंट था, मतलब लास्ट क्वेश्चन में करंट अकाउंट था, इसलिए करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 31,900। अब प्रॉफिट, अब ये जो 31,000 प्रॉफिट है, 31,900 जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पाटिल का भी है और देसाई का भी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है, तो ये प्रॉफिट को क्या करेंगे? दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 का आधा होता है 15,000, 1,900 का आधा होता है 950, तो 15,950। या इसको सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 2 करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 10, 15,950, 15,950। तो पाटिल को हाफ हिस्सा मिलेगा,
15,950। देसाई, उसको भी हाफ मिलेगा 15,950। ऐसा 31,900 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें ओनर को देना पड़ेगा, प्रॉफिट ओनर को देना है, इसलिए ओनर के कैपिटल में उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लॉस होता है तो माइनस किया जाता है, प्रॉफिट ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट 15,950, तो 2,15,950। अब बैलेंस शीट की टोटल, प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। 0 0 0, 5 + 5 10, 10 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 + 9 28, कैरी 2, 5 + 2 7, 12 + 5 17, carry 1 2, 6 + 2 8, 8 + 4 12, carry 1 3 4 5, 527 800, 527 800। असेट की लेते हैं 0 0 0 0 6 6 800, 3 11 14 15 16 17, carry 1 4 8 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, 19 + 7 26, 26 + 6 32, 3 4 5, 527 800, 527 800, 527 800। ये आ गए आपके बैलेंस शीट की टोटल। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।